स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज से एक नया सेशन का स्टार्ट हम लोग करेंगे, जिसमें हर चैप्टर का पहले हम लोग थ्योरी कर लेंगे और उसके बाद उसी चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज के इस प्रयास में हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था से का चैप्टर लिया है और इसका पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का जो संविधान है वो निर्माण के पहले क्या क्या मुख्य बिंदु रहे हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले जब हमारे यहाँ अंग्रेज नहीं आए थे तो उसके पहले हमारे यहाँ राजतंत्र की व्यवस्था थी। राजाओं के माध्यम से हमारे यहाँ शासन किया जाता था। तो राजा ही हर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था। हर विधान, हर कानून राजा ही बनाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पहुंचती है तो ये पहले हम लोग ये समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या चीज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये एक ब्रिटेन की कंपनी है। इसका संबंध ब्रिटेन से है और ये कंपनी जो ब्रिटेन के कुछ लोग हैं जो व्यापार करते हैं, उन्हीं के ग्रुप ने ये निर्णय लिया है कि हमें भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहिए। ठीक है। भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने यह निर्णय लिया कि उस समय की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम, उनके पास ये लोग पहुंचते हैं और भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मांगते हैं। ये अनुमति एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस कंपनी को महारानी के द्वारा दिया जाता है। तो महारानी जो हैं उन्होंने इस कंपनी को चार्टर यानी कि लाइसेंस एक प्रकार का देती हैं कि हाँ ठीक है, आप लोग भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापारिक लाइसेंस जो है वो चार्टर एक प्रकार का आधिकारिक लाइसेंस था। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये लाइसेंस महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था, तो जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। अब यहाँ एक शब्द आया है एकाधिकार, मोनोपोली। इसका अर्थ थोड़ा समझते हैं कि ये जो एकाधिकार है ये किस प्रकार का एक अधिकार है। जैसे कि ब्रिटेन में तो और सारे लोग व्यापारी होंगे, तो वो लोग अगर जब अब महारानी के पास पहुंचेंगे कि हमें भी भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना है, तो ये चार्टर जो इस कंपनी को दिया गया है, ये अनुमति अब दूसरे कंपनियों को नहीं दी जाएगी। यानी कि इन क्षेत्रों में व्यापार करने का इस कंपनी को एक एकाधिकार मिल जाता है। इसी के तहत यह सबसे पहले ये कंपनी 1608 ईस्वी में समुद्री मार्ग से इंडिया पहुंचती है। ठीक है। 1608 ईस्वी में ये कंपनी इंडिया में पहली बार पहुंचती है और 1613 ईस्वी में
1613 ईस्वी में सूरत में, गुजरात के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री का निर्माण करती है। पहली फैक्ट्री गुजरात में निर्माण करती है। अब क्या होता है कि कंपनी यहाँ बिजनेस करना स्टार्ट कर देती है और जो रूल और नियम थे उन्हीं के आधार पे ये व्यापार करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन समय के साथ ये लोग अपने आप को मजबूत करते हैं और यहाँ के प्रशासन में भी इंटर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध। वक्त बीतने के साथ साथ 1757 का समय आता है और यहाँ ये कंपनी एक युद्ध लड़ती है जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। आखिर ये युद्ध होता क्यों है, थोड़ा ये समझ लेते हैं हम लोग। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये युद्ध सबसे पहले देखते हैं कि किसके किसके बीच हुआ। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। यानी कि ये कंपनी की सेना और उस समय बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे उनके बीच एक युद्ध होता है जिसे हम लोग प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इस युद्ध के पीछे कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये जो कंपनी थी ये कलकत्ता की किला बंदी करना स्टार्ट कर देती है। कलकत्ता की किलेबंदी करना स्टार्ट करती है जिससे बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला थे उन्हें ये संशय होता है कि आखिर ये एक व्यापारी कंपनी है तो फिर ये किलेबंदी क्यों कर रही है, सुरक्षा का जिम्मेवारी तो हमारा है। तो ये कलकत्ता की किलेबंदी की वजह से बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में तनाव जैसी स्थिति पैदा होती है। और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि 1717 में मुगल शासक थे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर थे मुगल शासक। उन्होंने कंपनी को एक छूट दिया था कि ये लोग कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। कर मुक्त व्यापार जो है ये कंपनी कर सकती है, इसका जो आज्ञा दिया गया था किसके द्वारा, तो फर्रुखसियर जो मुगल शासक थे 1717 में। लेकिन समय के साथ ये लोग निजी व्यापार, जो कंपनी के जो अधिकारी होते थे वो निजी व्यापार भी करना स्टार्ट कर दिए थे। तो वो लोग भी जब व्यापार करते थे तो इस तरह के छूट का इस्तेमाल करने लगे। इस कारण से भी बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में तनाव पैदा हुआ। फिर क्या होता है कि 1756 ईस्वी में जो सिराजुद्दौला हैं, सिराजुद्दौला जो हैं वह कलकत्ता के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। कलकत्ता जो है जिसकी किलेबंदी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी उसके ऊपर बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला हैं वो कब्जा कर लेते हैं। और इसी कब्जा को छुड़ाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब के कुछ ऐसे लोगों के साथ मिल जाती है, जिसमें से एक थे मीर जाफर। उन लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत युद्ध
स्टार्ट करते हैं, उसी युद्ध को प्लासी का युद्ध कहते हैं। अब देखते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होता है। तो 1757 प्लासी का युद्ध में बंगाल के जो नवाब हैं उनको करारी हार हुई, यानी कि इस युद्ध में कंपनी की सेना जीत जाती है। कंपनी की सेना जो थी उसका नेतृत्व जो था वो लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव नाम के जो व्यक्ति हैं वह कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहे थे और ये सेना जीत जाती है और बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला हैं उनकी इस युद्ध में हार हो जाती है। देखिए ऐतिहासिक महत्व इस युद्ध का देख लेते हैं। यह युद्ध भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखने वाला सबसे पहला और निर्णायक युद्ध साबित हुआ, यानी कि इस युद्ध ने ही कंपनी के शासक की नींव रख दिया। यानी कि अब यह कंपनी धीरे धीरे व्यापार के अलावे यहाँ इंडिया के प्रशासन में भी शामिल होने के लिए तैयार हो गई थी। आगे देखिए 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का जो युद्ध होता है वो किनके बीच होता है, आइए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और 3 महाशक्तियों की संयुक्त सेना। ठीक है, सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की और 3 महाशक्तियां। एक तो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब जी सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। ये 3 लोगों की सेना एक साथ कंपनी की सेना के साथ युद्ध करती है और इस युद्ध में भी कंपनी की सेना जीत जाती है। इस युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। हेक्टर मुनरो नाम के जो व्यक्ति हैं वह कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहे थे और इस सेना ने भी तीनों शक्तियों को हरा दिया। अब आइए देखते हैं इस युद्ध का परिणाम क्या होता है। तो बक्सर का युद्ध में संयुक्त सेना की पराजय हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है। इस युद्ध में भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व को पूरी तरह से मजबूत और स्थापित कर दिया। यानी कि इसी युद्ध ने यह तय कर दिया कि अब अंग्रेज यहाँ के प्रशासन में शामिल हो गए। आइए देखते हैं कैसे शामिल हुए। तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि होती है। जब युद्ध कोई भी समाप्त होता है तो संधि के माध्यम से ही युद्ध समाप्त किया जाता है। तो इस युद्ध में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में यह संधि की गई। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है। अब इस संधि के तहत क्या किया जाता है थोड़ा सा उसको हम लोग देखते हैं। दीवानी अधिकार, यानी कि इसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया। इस संधि के तहत इन्हें दीवानी अधिकार मिल गया। दीवानी अधिकार क्या होता है? तो दीवानी अधिकार जो है, दीवानी अधिकार जो है वो एक प्रकार का उस क्षेत्र में अब राजस्व से संबंधित कर का वसूल ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाएगा। वहाँ के प्रबंधन को अब ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। ठीक है, आगे देखिए। इस अधिकार के मिलने से कंपनी को लगान वसूलने, व्यापारी से जुड़े कर वसूलने
तथा नागरिक मामलों का प्रशासन चलाने की शक्ति प्राप्त हो गई। इलाहाबाद के संधि के फलस्वरूप बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में अब कंपनी क्या क्या कर सकती है? लगान वसूल सकती है, व्यापारी वर्ग से कर वसूल सकती है और नागरिक मामलों में प्रशासन भी चला सकती है। ये 3 प्रकार के जो व्यवस्था है ये कंपनी अब देखेगी। यानी कि अब कंपनी व्यापारी जिसका उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना, अब इंडिया में वह प्रशासन में भी शामिल हो गई है इसी संधि के तहत। आगे देखिए कि 1770 में बंगाल का भीषण अकाल। तो बंगाल में एक अत्यंत विनाशकारी अकाल आया जिससे वहां की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। 1770 में बंगाल के क्षेत्र में जो अभी अभी इन कंपनी को लगान वसूलने, टैक्स वसूलने और प्रशासन का प्रबंधन करने की जिम्मेवारी लिए हैं, उसी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अकाल आता है। इस अकाल के वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। जो कंपनी अभी अभी व्यापार तो कर ही रही थी, व्यापार से तो इनका इनकम हो ही रहा था, अब ये यहाँ का प्रशासन के माध्यम से भी इनको इनकम हो रहा था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि जो कर पहले यहाँ के नवाब 10% वसूल करते थे, इन लोगों ने लगभग 50% तक बढ़ा दिया था। ठीक है, किसानों से जो लगान वसूला जाता था वो पहले अगर 10% वसूला जाता था तो अब इस कंपनी के द्वारा 50%, जिससे किसानों की स्थिति खराब होती चली गई। एक काम इन लोगों ने और किया कि ये इनका कहना था कंपनी का कि यहाँ के जो किसान हैं वह व्यापारिक फसलें उगाएंगे, व्यापारिक फसल उगाएंगे। कंपनी ने ये किसानों को जबरदस्ती कहना स्टार्ट किया कि आप व्यापारिक फसलें उगाएं। कारण ये था कि व्यापारिक फसलें जब उगाएंगे तो टैक्स के रूप में उन्हें वही मिलेगा और वह ब्रिटेन में ले जाएंगे और उससे नई वस्तुएं बनाकर, चूँकि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आ चुकी थी, और फिर इंडिया के ही बाज़ारों में उसे बेचते थे, जिससे कि किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही थी। और 1770 में मानसून नहीं इंटर कर पाया इंडिया में, उस तरीके से बारिश नहीं हुआ जिससे फसलें बर्बाद हुई। और चूँकि ये लोग पहले से प्रबंधन भी नहीं कर पाए थे अच्छे से, इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आर्थिक दोहन करना ही रह गया था। इसी कारण से इस अकाल में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। आगे देखिए कि बंगाल का अकाल। तो इसी अकाल और अव्यवस्था के कारण आगे चलकर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाने की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो समझिए कि पूरी तरीके से यहाँ का अर्थव्यवस्था डूब गया था, जिससे कि कंपनी की हालत भी बिगड़ती चली गई और कंपनी लगभग कर्ज में जाने लगी। और कंपनी अब फिर से एक बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुँचती है और वहाँ मदद का गुहार लगाती है। अब मदद का गुहार जब लगाती है तो वहाँ की सरकार सीधे तौर पे अब कंपनी को खुद से रेगुलेट करने की जिम्मेवारी ले लेती है। कारण क्या था ये देखते हैं। कंपनी इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही थी।
इसके पीछे मुख्य 3 कारण थे। कंपनी के भीतर फैला भारी भ्रष्टाचार, ठीक है। कंपनी में जो कर्मचारी और अधिकारी थे वह लोग निजी व्यापार भी करते थे और जिससे बहुत अधिक मात्रा में कंपनी में भ्रष्टाचार था। आगे है कि 1770 का भीषण अकाल जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इस अकाल के कारण अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी थी। किसान कर देने के हालत में नहीं थे, जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा था और बंगाल के प्रशासन में फैली हुई अव्यवस्था, जो व्यवस्था बनानी चाहिए थी वह बन नहीं पा रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिससे कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई थी। आगे ये ब्रिटिश सरकार के पास हेल्प के लिए पहुंचे हैं। अब देखिए, इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार रेगुलेट करने के लिए यह एक्ट लगाती है। आइए देखिए, इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय शासन पर अपना पहला लिखित नियंत्रण स्थापित किया। तो रेगुलेटिंग एक्ट पहला वो अधिनियम था जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कंपनी पर कंट्रोल करने का ये पहला प्रयास था। आगे चल के बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहला प्रयास अगर इस कंपनी को रेगुलेट करने का था तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। देखिए, रेगुलेट करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, वो यहाँ पे बंगाल के गवर्नर के पद का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है। बंगाल के उस समय जो गवर्नर थे, गवर्नर का नाम आपको वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स। ये उस समय बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया कि इन्हें अब गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के अलावा कंपनी कुछ और प्रांतों पे भी शासन करते थे, जिसमें से प्रमुख है बम्बई और मद्रास। यहाँ पे भी गवर्नर हुआ करते थे। अब उनके ऊपर जो बंगाल का गवर्नर था, उसको इन दोनों को उसके अधीन कर दिया गया और पद का नाम बदल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया। आगे देखिए कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें तो गवर्नर जनरल बना ही दिया गया। अब उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। यानी कि अब गवर्नर जनरल अकेले डिसीजन लेने के लिए नहीं है, बल्कि अब उनको सलाह के तौर पे 4 लोग उनकी कमेटी में शामिल हो गए हैं और अब फैसला बहुमत से किया जाएगा। यानी कि ये लोग 4 अन्य लोग भी शामिल हो गए हैं। अब किसी फैसला अगर लेना है तो ये लोग बहुमत से फैसला लिया जाएगा। ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही किया गया था। आगे देखिए कि कंपनी के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार के निजी व्यापार करने, भारतीय लोगों से रिश्वत लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था कंपनी के अंदर, उस पर पूरी तरह से रोक लगाने की कोशिश की गई। अब जो कर्मचारी और अधिकारी कंपनी के हैं, वो किसी भी प्रकार के निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से रिश्वत नहीं ले सकते हैं। आगे देखिए, इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया
बहुत ज़रूरी था ये, क्योंकि केवल ये कह देने मात्र से कि आप सभी को भ्रष्टाचार नहीं करना है तो कोई तैयार नहीं था मानने के लिए। तो लाजमी सी बात है, एक संस्था की ज़रूरत थी। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जहाँ पे अब न्याय व्यवस्था देखी जाएगी। लेकिन इसी के साथ ही विवाद भी चालू हो जाता है और इसी विवाद को सुलझाने के लिए 1781 में संशोधन अधिनियम लाया जाता है। विवाद किस तरीके का था? जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी और सुप्रीम कोर्ट जो बना था, उनके कार्य क्षेत्रों को लेकर दिक्कत आ रही थी। कौन सी संस्था कौन सा कार्य देखेगी, सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है और गवर्नर जनरल जो है उसके क्षेत्र में कौन सा काम आता है, इसका स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो इसके लिए संशोधन अधिनियम आया 1781 में। इसी विवाद को सुलझाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। अब देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ व्यवहारिक कमियां थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद के बीच अधिकारों की सीमा को लेकर लगातार विवाद होने लगा था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के काउंसिल के बीच में विवाद हो रहा था। उन्हीं विवाद को दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। आगे देखिए, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कटौती। ठीक है, इस 1781 के संशोधन अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र पर कटौती की गई। क्या की गई? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के प्रशासनिक कार्यों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल और परिषद जो प्रशासन के कार्य देख रही थी, उन क्षेत्रों पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकती थी। वह गवर्नर जनरल और उसकी परिषद ही देखेगी। राजस्व से संबंधित और कर वसूली से जुड़े मामलों को भी कोर्ट के दायरे से बाहर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र को केवल कलकत्ता के निवासियों तक ही सीमित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट पहले पूरे बंगाल के लिए निर्णय ले रही थी, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता के क्षेत्र के निवासियों के लिए ही अब निर्णय दे सकती थी। ये इस एक्ट के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कटौती की गई। धार्मिक और व्यक्तिगत कानून। कोर्ट को आदेश दिया गया कि भारतीयों के व्यक्तिगत मामले, धर्म, रीति रिवाज, विवाह और उत्तराधिकार संबंधी जो भारतीयों के पर्सनल कानून थे, उनकी सुनवाई करते समय उनके अपने धार्मिक कानून को मान्यता दी जाएगी। ठीक है, भारतीयों के लिए जो कानून यहाँ का था उसी अनुसार उनको देखा जाएगा। पर्सनल लॉ कानून इसको बोला जाता था। यह भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने और ब्रिटिश सरकार कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाने का पहला बड़ा प्रयास था, जिसके तहत महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए गए। ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया। अभी अभी हम लोग देख रहे थे कि 1781 में संशोधन अधिनियम आया, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इस एक्ट के माध्यम से कुछ जो कमियां अभी भी रह गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, उसे दूर करने का प्रयास किया गया।
सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ब्रिटिश सरकार की एक विशेष समिति बनाई गई जिसे बोर्ड ऑफ नियंत्रण कहा गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? कंपनी को नियंत्रण करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी। यह संस्था ब्रिटेन में रहती थी और यह जो थी संस्था कंट्रोल करने के लिए यह पूरी तरीके से सरकार के अंदर आता था। ये कंट्रोल करने वाली जो बोर्ड बनी थी वह सरकार के लोग उसमें शामिल रहते थे। इसमें ब्रिटेन के वित्त मंत्री और राज्य सचिव सहित कुल 6 सदस्य होते थे। देख रहे हैं, ब्रिटेन के डायरेक्ट वित्त मंत्री इस संस्था में शामिल थे और इसके तहत ही पूरे कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा था। यानी कि अब पहली बार ब्रिटिश सरकार कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए सीधे तौर पे शामिल हो गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कार्यों का स्पष्ट विभाजन, द्वैध व्यवस्था पहली बार लागू हुई। राजनीति और प्रशासनिक कार्य पर पूरा नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के पास आ गया। ठीक है, जो प्रशासन चलाया जा रहा था कंपनी के द्वारा, अब वह उसका पूरा नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। लेकिन अभी भी जो व्यापार करने वाली कंपनी थी, तो व्यापार जो था उसको संभालने की जिम्मा अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास ही रहा। कंपनी के जो हेड होते थे वो लोग भी ब्रिटेन में ही रहते थे, तो जो व्यापार से संबंधित मामले थे वो अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही देखते थे। लेकिन प्रशासन से संबंधित मामलों पर सरकार ने पूरा नियंत्रण करने की कोशिश किया। क्या किया? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी। आगे देखिए, व्यापारिक लीज का विस्तार। यह है आपका 1793 ईस्वी का चार्टर है। ठीक है, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, जहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। सरकार सीधे तौर पर प्रशासन के मामले में कंपनी को अपने नियंत्रण में ले चुकी है। अब आता है 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार करने के अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, जो लाइसेंस था, कंपनी को जो लाइसेंस मिला था वह 1793 में 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। और क्या किया गया? गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की गई। जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्ति बढ़ाई गई। क्या शक्ति बढ़ाई गई? कि उसे विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद में जो 4 लोग शामिल थे, 4 सदस्य और थे, उन सदस्यों पे पहले जो बहुमत के आधार पे फैसला लिया जाता था, अब क्या किया गया कि इसके निर्णय को निरस्त करने या बदलने का विशेषाधिकार दिया गया। किसको? गवर्नर जनरल को। अब अगर उसके काउंसिल के लोग उसके निर्णय से सहमत नहीं भी हैं, तो जो गवर्नर निर्णय ले रहा है उसी निर्णय को लागू किया जाएगा। ये विशेषाधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। और क्या किया गया? बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण को और अधिक मजबूत कर दिया गया। पहले ही हम लोग पढ़े हैं कि गवर्नर जनरल जब बनाया गया 1773 में, तो बंबई और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया था। लेकिन अब 1793 के चार्टर एक्ट से उनके और अधिकारों को कम कर दिया गया और गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसको और ज़्यादा अधिकार दे दिए गए। आगे देखिए कि वेतन का बोझ।
यह तय किया गया इसी एक्ट के द्वारा 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन पिट्स ईस्ट इंडिया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो स्थापना हुआ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, तो अब उसके सदस्य जो हैं उनके कर्मचारियों का वेतन ब्रिटिश खजाने से नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी हैं अब उनका पेमेंट ब्रिटिश सरकार ना करेगी बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने से उनका पेमेंट किया जाएगा। अब आ जाते हैं 1813 के चार्टर एक्ट पर। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि इनका लाइसेंस जो था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 1793 में ये एक्ट आया था और 20 वर्षों के बाद अब 1813 का चार्टर एक्ट आ जाता है। अब इस एक्ट में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार करने के पूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन की अन्य निजी कंपनियां भी भारत में व्यापार कर सकती थी। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें अब इस कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया गया। अब दो चीजों को छोड़ दिया गया था, एक तो चाय और एक चीन के साथ व्यापार। चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी के व्यापार पर जिन कंपनी को जो एकाधिकार मिली थी उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ चाय और चीनी पर ही व्यापार करने का इस कंपनी को एकाधिकार था। देखिए अगला पॉइंट यही है कि चीन के साथ होने वाले व्यापार और भारत में चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः बना रहा। 1813 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी के व्यापार पर इनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत के बाजारों को ब्रिटेन के सभी नागरिक व्यापारियों के लिए खोल दिया गया जिससे मुक्त व्यापार की शुरुआत हुई। ठीक है, अब क्या हुआ कि ब्रिटेन के अन्य व्यापारी भी भारत आ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अब एकाधिकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वह समाप्त हो गया है। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने, बसने और अपने धर्म का खुलकर प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। यानी कि अब जो ब्रिटेन के ईसाई मिशनरीज हैं उनके लोग आके भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे, इसकी अनुमति सरकार ने दे दी। आगे है कि शिक्षा के लिए बजट। भारतीय नागरिकों की शिक्षा और साहित्य के प्रोत्साहन के लिए इतिहास में पहली बार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का बजटीय प्रावधान किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में शिक्षा को लेकर पहली बार 1 लाख का बजट तैयार किया कि भारत में ये पैसा शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, इसी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। आगे देखिए जो लाइसेंस 20 साल का था वो अभी भी बरकरार है। अगले 20 सालों के बाद अब देखिए 1833 का चार्टर एक्ट आता है और इस एक्ट में केंद्रीयकरण को चरम पर पहुंचा दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
तो ये थे कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो 1833 के समय में बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो अब पद का नाम बदल के ये भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। तो प्रश्न पूछता है कि पहले भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो 33 के चार्टर एक्ट में ये फैसला लिया गया था। आगे है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने जिन्हें पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला। पहली बार गवर्नर जनरल जो बंगाल का होता था वह पूरे भारत के नियम कानून बनाने के लिए अधिकार में आ गया था। पहली बार विधि आयोग का गठन हुआ 1833 के ही एक्ट के माध्यम से। भारत में कानूनों के संहितीकरण के लिए पहले विधि आयोग का गठन किया गया। इसी आयोग के अध्यक्ष थे, विधि आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो थे वो विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे है इसी एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि किसी भी भारतीय नागरिक को केवल उसके धर्म, जाति, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के अधीन किसी भी सरकारी नौकरी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि अब धर्म, जाति के आधार पर कोई भेदभाव सरकारी नौकरी में नहीं किया जाएगा। आगे देखिए कि व्यापारिक गतिविधियों का पूर्ण अंत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी प्रकार के व्यापारिक कार्य हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। 1813 में जो अधिकार समाप्त किया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर अभी भी एक अधिकार था। लेकिन 1833 के इस एक्ट के तहत इनका ये अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। पूरी तरह से अब एक अधिकार समाप्त हो गया है। कंपनी अब पूरी तरह से एक शुद्ध प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई जो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर शासन चलाती थी। ठीक है, तो अब जो कंपनी व्यापार करने के लिए इंडिया पहुंची थी, अब उसका एक अधिकार समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की देखरेख कर रही है, और वो भी गवर्नमेंट के अंदर। अगला चार्टर एक्ट आता है 1853 ईस्वी में। 33 के बाद अगले 20 सालों के लिए फिर से जो चार्टर मिलता है, तो 1853 में फिर से एक बार देखिए कि ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पारित किया गया यह सबसे अधिक आखिरी अधिनियम था। ठीक है, 1853 जो चार्टर था वह अंतिम चार्टर साबित हुआ। कारण यह था कि 1857 में हम लोग जानते हैं कि एक क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति। इसी क्रांति के बाद कंपनी की शासन व्यवस्था पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और पूरी यहाँ की व्यवस्था वहाँ की गवर्नमेंट के अंदर चला गया था। तो इसलिए 1853 का जो चार्टर एक्ट है वह अंतिम चार्टर एक्ट साबित हुआ। विधायी परिषद का विस्तार किया गया था इसी एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल के परिषद में कानून बनाने के कार्यों के लिए 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। ठीक है, तो गवर्नर जनरल जो था उसमें पहले हम लोग जानते थे कि एक गवर्नर जनरल होता था और उसके 4 सदस्य होते थे। और अब क्या किया गया कि विधि निर्माण के लिए, विधि व्यवस्था देखने के लिए
6 और सदस्यों को शामिल कर दिया गया। इसी संस्था में 6 अन्य सदस्य स्पेशली किस काम के लिए, तो कानून बनाने के लिए विधायी परिषद जिसे कहा गया, 6 अन्य सदस्यों को जोड़ दिया गया। सिविल सेवा में खुली प्रतियोगी परीक्षा, ठीक है। तो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही जो सिविल सेवा की परीक्षा होती थी उसके लिए कंपटीशन के आधार पर होने लगा। इसके पहले क्या होता था कि कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो हुआ करते थे वो सीधे तौर पे खुद नॉमिनेट कर देते थे अधिकारियों को। लेकिन अब व्यवस्था बदल गई थी 1853 के एक्ट के माध्यम से। अब क्या हो रहा था कि अब परीक्षा के माध्यम से अधिकारी या कर्मचारी कोई भी चुने जाएंगे और इसमें भारतीयों को भी शामिल होने का मौका दिया गया था। तो भारतीय भी शामिल हो सकते थे और 1855 में सबसे पहली बार आईसीएस की परीक्षा ली गई थी। लेकिन भारतीय शामिल उस मात्रा में हो नहीं पा रहे थे क्योंकि ये परीक्षा ब्रिटेन में होती थी। ये ब्रिटेन में होती थी तो वहाँ जाने का खर्चा बहुत होता था, तो बहुत अधिक मात्रा में इंडियन इसमें भाग नहीं ले पा रहे थे। सबसे पहली बार 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले हमारे इंडियन थे। ये क्वेश्चन आपका पूछता है, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहली बार आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले इंडियन थे और कब किए थे, 1863 में। पहली बार परीक्षा हुआ है 1855 में, लेकिन ये इंडियन कब पहली बार शामिल हुए, तो 63 में, और सत्येंद्रनाथ टैगोर शामिल हुए थे। अब देखिए 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, जो भारतीय प्रतिनिधि विधायी का शुरुआत का आधार बना। ठीक है, तो ये जो हमने अभी पढ़ा कि 6 अन्य लोगों को भी शामिल किया गया कानून बनाने वाली संस्था में। 6 जो अन्य लोग शामिल हुए थे गवर्नर जनरल के काउंसिल में, उनमें से कुछ लोग जो थे वो सीधे प्रांतों से चुन के आते थे। ठीक है, मद्रास, बम्बई, बंगाल और उत्तर पश्चिमी प्रांतों से ये सदस्य चुन के काउंसिल में आते थे और यही कानून बनाने वाली संस्था में अब शामिल होने लगे थे। और ये अधिक रूप से वहाँ के नवाब हुआ करते थे, राजा ही हुआ करते थे इन प्रांतों से। अगला देखिए कि बंगाल के प्रशासनिक कार्यभार को कम करने के लिए वहाँ एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ठीक है, अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल ही पूरे भारत का भी देख रहा था व्यवस्था और बंगाल का भी देख रहा था, लेकिन अब चूंकि वर्कलोड को कम करने के लिए अब क्या किया गया कि गवर्नर जनरल जो है वह पूरे देश का व्यवस्था देखेगा, लेकिन बंगाल के लिए अब कौन देखेगा, तो एक पद का लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बनाया गया, यह सिर्फ बंगाल के क्षेत्रों को देखेगा। और देखिए कंपनी का शासन की अनुमति तो दी गई, लेकिन पिछले चार्टरों की तरह 20 साल की कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई। इसका मतलब था कि ब्रिटिश संसद अब जब चाहेगी कंपनी का शासन समाप्त कर सकती है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि 1793 में पहला चार्टर आया था और उसके बाद हर एक 20 साल के लिए ये चार्टर बढ़ा दिया जाता था। लेकिन जब 1853 का ये चार्टर आया था उसके बाद ये व्यवस्था नहीं की गई थी, यानी 20 साल का कोई लाइसेंस नहीं दिया गया था।
यानी कि कोई निश्चित सीमा नहीं थी, यानी कि संसद वहाँ का ब्रिटेन का संसद जब चाहेगा अब इस कंपनी को शासन को समाप्त कर सकता है। अब देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके झटके के कारण ब्रिटिश संसद ने भारतीय प्रशासन को पूरी तरह सुधारने के लिए इसे पारित किया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने इसमें सुधार लाने के लिए इस अधिनियम को बनाया था। देखिए क्या इसमें मेनली सुधार हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। 1858 के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन हो गया। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की सरकार सीधे तौर पे शासन करने लगी ब्रिटिश क्राउन के अधीन। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी के हाथों में सौंप दिया गया। एक पद बनाया गया भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, पहले क्या था कि कंपनी के अधिकारियों को नॉमिनेट करने के लिए ब्रिटेन में एक संस्था थी जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोला जाता था, और सरकार की तरफ से एक बोर्ड की स्थापना हुई थी जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। ठीक है, ये दो संस्थाएं थी जब कंपनी रूल कर रही थी यहाँ पे। तब जब कंपनी समाप्त हो गई तो ये दोनों संस्थाएं भी समाप्त हो गई। कौन कौन सी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दो संस्थाएं दोनों समाप्त हो गई। अब उसी के जगह पर जब वहाँ की सरकार ने भारत के शासन का जिम्मा लिया तो वहाँ पे ये भारत सचिव का एक पद बनाया गया। क्या था ये? कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म करके ब्रिटिश कैबिनेट में एक नए पद भारत सचिव का सृजन किया, जो ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद, इंडियन काउंसिल बनाई गई। भारत सचिव का पद बनाया गया और उसी की सहायता के लिए 15 अन्य सदस्यों की गठन की गई। और ये दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाला सिस्टम खत्म हो गया। आगे देखते हैं कि वायसराय का नया पद और प्रथम वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया, जो भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग बने वायसराय। ठीक है, जब तक कंपनी शासन कर रही थी तो पूरे पहले तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वही पूरे भारत के लिए भी व्यवस्था की जिम्मेवारी लिए हुए था। बाद में कर दिया गया बंगाल के लिए अलग एक, और ये जो भारत के लिए जो देख रहा था उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। अब जब शासन सीधे सरकार के अंतर्गत चली गई तो इसी पद का नाम चेंज कर दिया गया। क्या किया गया? वायसराय। वायसराय हो गया गवर्नर जनरल का नाम। और उस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो वही पहले अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछे अगर कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, या पहले वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। भारतीयों का मनोनयन। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 58 के बाद अब
1861 का अधिनियम आता है और इस अधिनियम में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत हुई। ठीक है, 1861 के अधिनियम के तहत अब व्यवस्था बनाने के लिए कानून बनाने वाली जो संस्था थी उसमें भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। वायसराय को अपनी विस्तारित परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों को नामित करने का अधिकार मिला। ठीक है, लेकिन अभी भी वायसराय जो है वो इन सदस्यों को नॉमिनेट करता है। इसके लिए कोई इलेक्शन का व्यवस्था नहीं है। जिसे गवर्नर जनरल नियुक्त करना चाहेगा उसे वह नियुक्त कर सकता है, लेकिन हाँ, इसके माध्यम से भारतीयों को शामिल होने का अधिकार दिया गया। आगे है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जो वायसराय है वो आपातकाल इमरजेंसी के दौरान बिना विधान परिषद की मंजूरी के भी अध्यादेश जारी कर सकता है और इसका अधिकतम वैधता 6 महीने थी। ठीक है, तो आपातकाल के दौरान गवर्नर को यह अधिकार दिया गया कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है और वह अध्यादेश, वह कानून 6 महीने तक मान्य रहेगा। नए प्रांतों का गठन। वायसराय को नए प्रांत बनाने, उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने तथा पुराने प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। यानी कि जो अब वायसराय पद है उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। नए प्रांत भी बना सकता है, प्रांतों की सीमाओं में चेंजिंग भी कर सकता है और नए प्रांतों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नियुक्त कर सकता है। के 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम में देखिए कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में और वृद्धि की गई। ठीक है, केंद्र में भी और प्रांत में भी जो विधान परिषद है उसमें अब इंडियंस की संख्या बढ़ा दी गई। आगे देखिए, भारत में पहली बार सीमित एवं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, जो सदस्य अभी वायसराय नियुक्त करता था, अब उन लोगों को पहले कुछ जो संस्थाएं होती थी, जो जिला बोर्ड है, नगर पालिका है, विश्वविद्यालय है और वाणिज्य मंडल जैसी स्थानीय संस्थाएं सदस्यों के नाम की सिफारिश करती है। पहले ये सारे संस्थाएं पहले नाम रखती थी और अब उनमें से वह वायसराय चुन लेता था सदस्यों को, जो विधानसभा के सदस्य बन जाते थे। पहले क्या था कि कोई सुझाता नहीं था, डायरेक्ट गवर्नर वायसराय नियुक्त कर देता था। आगे क्या हुआ, परिषद के सदस्यों को वार्षिक बजट पर अपने विचार व्यक्त करने, चर्चा करने और जनहित के मुद्दों पर सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। सीमा सदस्यों को मुख्य प्रश्न पूछने का अधिकार तो था, लेकिन वो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, प्रश्न करने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न अभी भी नहीं पूछ सकते थे। देखिए, अगला है पार्लियामेंटो नाम सुधार। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम जो आया वो पार्लियामेंटो के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि मार्ले जो थे, मार्ले उस समय सचिव थे। जो सचिव का नया पद बना है, जब कंपनी का शासन समाप्त करके सरकार ने अपने अधीन शासन लिया तो सचिव का पद जो बनाया था, तो 1909 में मार्ले जो थे वो सचिव के पद पे थे और मिंटो जो थे वो यहाँ पे वायसराय के पद पे थे। ठीक है,
तो उस समय जो व्यवस्थाएं बनाई गई इन्हीं दोनों के नाम पे बना दी गई, मार्ले मिंटो सुधार। तो उस समय मार्ले मिंटो इंग्लैंड में भारत के सचिव थे, लॉर्ड मार्ले, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट, इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिकता को कानूनी रूप दिया। मुस्लिमों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था की गई, जिसके तहत मुस्लिम उम्मीदवारों को केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते थे। ठीक है, तो 1909 में पहली बार वोट के माध्यम से विधानसभा के लिए सदस्य चुने जाने लगे। अभी तक क्या हमने देखा कि पहले तो गवर्नर जनरल खुद से नियुक्त कर देता था, फिर आया 1861 में, और 1861 में वायसराय जो था वो नियुक्ति करता था, और 1893 में कुछ संस्थाएं पहले नाम सुझाती थी और उसके बाद जो वायसराय होता था उनमें से नामों को चुन लेता था, उन सदस्यों में से कुछ सदस्यों को चुन लेता था। लेकिन 1909 में अब संस्थाएं नहीं बल्कि जनता सीधे तौर पे मतदान होता था, और लेकिन अभी भी मतदान सभी को देने का अधिकार नहीं था। मतदान जो होता था वह कुछ एलिट लोगों को ही देने का अधिकार था। हर मतदाता, हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया। लेकिन मुस्लिमों के लिए जो कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट होंगे, उनको वोटिंग कौन करेगा? मुस्लिम ही करेंगे। ये पृथक निर्वाचन मंडल 1909 में किया गया था। 1909 में जो पहले पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिली थी, अब मिलने लगी। विधान परिषद के अधिकारों के वृद्धि की गई। अब सदस्यों को बजट पर बहस करने के साथ साथ जो पूरक प्रश्न से वो भी पूछने की अनुमति मिल गई। पहली बार चुनाव की व्यवस्था को अधिक स्पष्ट रूप से लागू किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय। वायसराय की मुख्य कार्यपालिका में पहली बार किसी भारतीय को सदस्यता दी गई। ये भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। देख रहे हैं, ये पहले थे जो कार्यपालिका में शामिल हो गए। अभी तक विधान तक ही शामिल था। विधान बनाने वाली संस्था जो थी उसी में अभी तक भारतीय चुने जाते थे, लेकिन अब कार्यपालिका में भी शामिल होने लगे सदस्य। और वो पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे देखिए कि 1919 का भारत शासन अधिनियम आया। इसका नाम रखा गया लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो जैसे 1909 में मार्ले मिंटो आया था, मार्ले मिंटो जो आया था ये 1909 में आया था, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आया था ये 1919 में आया था। तो ये मार्ले जो थे सचिव थे, और यहाँ पे मॉन्टेग्यू सचिव थे। ये वायसराय थे, और यहाँ पे चेम्सफोर्ड वायसराय थे। तो इन्हीं दोनों के नाम पे ये दो 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम और 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। आइए 1919 में क्या क्या सुधार किए गए थोड़ा देखा जाए। लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ये हम लोगों ने समझ लिया है। आगे देख लीजिए,
प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया। प्रांतीय सरकारों के स्तर पर दोहरे शासन की व्यवस्था लागू कर दी गई। प्रांतीय विधानसभाओं को स्पष्ट रूप से दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय रिजर्व सब्जेक्ट और स्थानांतरित विषय ट्रांसफेयर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, दो शासन चलने लगा। ये जो रिजर्व सब्जेक्ट था इसमें रक्षा, टैक्स आदि से संबंधित मामले होते थे और यह वायसराय अपने पास रखता था, जबकि स्थानांतरित विषय जो था वह भारतीयों को, जो विधान परिषद बना था उसको मिला था। आइए देखते हैं केंद्र में द्विसदन, अगला 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत ही केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किया गया। केंद्र सरकार के स्तर पर पहली बार दो सदनों वाली विधायिका की स्थापना की गई, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, केंद्र सरकार के स्तर पर दो तर, लेकिन ये कभी हो नहीं पाई थी। लोक सेवा आयोग और वैधानिक आयोग का प्रावधान, भारत में लोक सेवा आयोग बनाने का प्रावधान किया गया। यह तय किया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष पर एक वैधानिक आयोग नियुक्त किया जाएगा, जिसके तहत ही साइमन कमीशन जो बना था, साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन हुआ था और 1928 में यह भारत आया था। किसके तहत? इसी 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह फैसला लिया गया था कि हर एक 10 साल पर एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो व्यवस्थाओं को जांच करेगी कि सही से चल रहा है कि नहीं। और साइमन नाम के व्यक्ति के नाम पे जो कमीशन बना वही 1927 में। आगे देखिए, विशाल एवं विस्तार दस्तावेज 1935 का भारत शासन अधिनियम आया है। यह ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा विस्तृत शासन था। वर्तमान संविधान जो है उसमें इसी अधिनियम से सबसे ज़्यादा भाग को शामिल किया गया है। प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गया, यानी कि जो प्रांत थे अब उनमें द्वैध शासन को समाप्त करके जो विधान परिषद के सदस्य हैं उन्हीं को अधिकार सब कुछ दे दिया गया और गवर्नर जनरल के अधिकार को वायसराय जो अब हो गया है उसके अधिकारों को कम कर दिया गया। तो प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई है। 1919 वाले प्रांतीय द्वैध शासन को पूरी तरह समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वतंत्रता लागू कर दी गई। 1935 के अधिनियम में ही एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह भी असफल हो गया था और केंद्र में द्वैध शासन यह भी असफल हुआ था। अखिल भारतीय संघ बनाने और केंद्र में द्वैध शासन लागू करने के लिए जो निर्णय लिया गया था 1935 में, ये दोनों कभी हो नहीं पाया। ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल करके एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। प्रांतों में द्वैध शासन हटाकर उसे केंद्रीय स्तर पर लागू करने का नियम बनाया गया, लेकिन यह व्यवस्था भी कभी लागू नहीं हो पाई। ठीक है, 1935 में क्या किया गया कि प्रांतों से तो द्वैध शासन हटा दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लगाने का निर्णय लिया गया, लेकिन ये अखिल भारतीय संघ ही नहीं बन पाया, तो फिर द्वैध शासन कैसे लागू होगा, ये भी नहीं लागू हो पाए। 1935 के ही अधिनियम में 3 सूचियों में विभाजन किया गया। केंद्र के लिए केंद्र, प्रांत के लिए प्रांत और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों के विषयों पर बनाने की जो निर्णय थी वह व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय आरबीआई की स्थापना और बर्मा का विभाजन 1935 के अधिनियम के द्वारा ही संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। आरबीआई
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, और बर्मा जो अभी म्यांमार है उसको भारत से अलग कर दिया गया। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। संघीय न्यायपालिका का स्थापना 1937 में हुई। देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के इसी अधिनियम के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसके माध्यम से वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये 3 काम जो है 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। प्रांतों से द्वैध शासन को हटा दिया गया, केंद्र में लगाने का प्रयास किया गया लेकिन लागू नहीं हो पाया। तो ये सब 1935 के अधिनियम के मुख्य बातें हैं। और 1935 का जो अधिनियम है वो बहुत ही विस्तृत रूप है। हमारे संविधान में यहीं से सबसे ज़्यादा चीज़ें शामिल की गई हैं। ठीक है। तो ये आज का थ्योरी पेपर था। 1935 का भारतीय अधिनियम को हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के भारतीय शासन अधिनियम तक को पढ़ लिया है। अब इतने में से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हम लोग शामिल करेंगे और अगले क्लास में हम लोग इसी से संबंधित टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये थ्योरी का पेपर देखिएगा और अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।